औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम एमसीक्यूज करेंगे असूल बैंककारी के। कुछ एमसीक्यूज के यहाँ पर आंसर गलत लगे हुए हैं तो उनका करेक्ट आंसर भी बता दिया गया है। जिन एमसीक्यूज के स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। वैसे तो सारे एमसीक्यूज किसी ना किसी बोर्ड से रिलेट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ लाहौर बोर्ड के एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है। लफ्ज़ बैंक जर्मन ज़ुबान के लफ्ज़ से अखज़ किया गया है। लफ्ज़ बैंक जर्मन ज़ुबान के लफ्ज़ बैक से अखज़ किया गया है, यानी BAC के बैक से अखज़ किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। बैंक कायम किए जा सकते हैं। बैंक शराकती कारोबार के तहत भी कायम किए जा सकते हैं। मुश्तरका सरमाए की कंपनी या अंजुमन अमदाद बाहमी, तो किसी भी कारोबारी तंजीम के तहत बैंक को कायम किया जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। बैंक कंपनीज ऑर्डिनेंस किसके तहत वजूद में आता है? तो ये 1984 के तहत वजूद में आता है। वैसे अब इसमें तरमीम तब्दीली हो चुकी है और ये 2017 के एक्ट के तहत वजूद में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कायम हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बरसगीर का पहला बैंक था जो कि 1935 में वजूद में आया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। बैंक की तश्कील के कम अज़ कम मेंबर्स होते हैं, मतलब बैंक को शुरू करते वक्त कम अज़ कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो 7 होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। बैंक का क़याम होता है, यानी बैंक वजूद में आता है। शाही फरमान बादशाह के हुक्म के तहत भी हो सकता है, खसूसी ऑर्डिनेंस के तहत भी हो सकता है और कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत भी हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर है सही है तमाम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। बैंक ऑफ इंग्लैंड कब कायम हुआ? तो ये 1694 में कायम हुआ था। नेक्स्ट है। बैंक की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त के साथ कौन सी दस्तावेज मुंसलिक की जाती है? यानी कि जब किसी भी बैंक को रजिस्टर करवाया जाता है तो कौन कौन सी दस्तावेजात डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच किए जाते हैं? तो तीनों बुनियादी बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसका मतलब ये तीनों इसके साथ बैंक के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाए जाते हैं, जमा करवाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। बैंक के इर्तिकाब में अहम तरीन किरदार है, यानी बैंक को शुरू करने में अहम तरीन किरदार अदा किया हमारे पास। तो यहाँ पर सारे एमसीक्यूज मतलब ए और सी दोनों ऐड होंगे। देखा जाए महाजन, साहूकार या सेठ, ये एक ही तरह के अफराद का नेम है, तो महाजन भी इसमें शामिल है और सोनार भी। तो इसका सही आंसर है ए और सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। अगर बैंक रजिस्ट्रेशन के वक्त पेशनामा जमा ना करवा सके तो इसे जमा करवाना पड़ता है। पेशनामा एक ऐसी दस्तावेज होती है जिसके जरिए से बैंक आवाम को दावा देता आओ और आके कंपनी के हसीस या फिर बैंक के हसीस खरीदो, तो उस दस्तावेज को कहते हैं पेशनामा। लेकिन अगर पेशनामा बैंक रजिस्ट्रार के पास जमा ना करवा पाए, वैसे तो जमा करवाना लाजमी होता है, फिर उसे उसके जैसा ऐसा डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़ता है जिसमें उसके मुतल्लिक सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उसे कहते हैं कायम मुकाम पेशनामा। यानी वो पेशनामा तो नहीं है लेकिन उसमें पेशनामे के मुतल्लिक सारी मालूमात मौजूद है। बैंक एक अदारा है मालियाती, मतलब वो पैसों के लेन देन का काम करता है। नेक्स्ट है। ऐसा सरमाया जिसकी मालियत बैंक को हसीस के अजरा के बाद वसूल होती है, यानी वो पैसे जो बैंक जब हसीस जारी करता है उसके बाद वसूल होता है, यानी जो लोग बैंक में इंटरेस्टेड होते हैं उसकी हसीस खरीदना चाहते हैं वो बताए हुए अकाउंट में पैसे और एप्लीकेशन यानी दरख्वास्तें जमा करवाते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास होता है अदाशुदा सरमाया। इस एमसीक्यूज का आंसर गलत लगा हुआ है। जितने के हसीस जारी किए जाते हैं यानी बैंक या कंपनी, बैंक कंपनी एक ही बात होती है क्योंकि बैंक भी कंपनी के तौर पे ही काम कर रहा होता है। तो जितने के वो हसीस जारी करता है कोई भी बैंक उसे कहते हैं जारीशुदा सरमाया, लेकिन जो पैसे वसूल होते हैं उसे कहते हैं अदाशुदा सरमाया। तो इसका सही आंसर है अदाशुदा सरमाया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ऐसा बैंक जो गैर मुल्की शहरियों या हुकूमत की मलकियत हो उसे कहते हैं गैर मुल्की बैंक, यानी वो किसी गैर मुल्की किसी दूसरे मुल्क की या फिर उसके शहरियों की बशिंदों की मलकियत है, तो इसीलिए इसे कहेंगे गैर मुल्की बैंक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। अमूमन बैंक नहीं होते। अमूमन बैंक नहीं होते शराकतदारी की फर्म के तहत। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। कमर्शियल बैंक की बुनियाद रखने वाले थे। कमर्शियल बैंक को तिजारती बैंक भी कहते हैं और उसकी बुनियाद रखने वालों में ये सारे शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है।
तिजारती बैंक को नोयत के एतबार से कहा जाता है अमानती बैंक, यानी कमर्शियल बैंक जो होता है वो लोगों की अमानतें वसूल करता है, इसलिए इसे नोयत के एतबार से अमानती बैंक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, तिजारती बैंक अपनी हुंडियों पर बट्टा कहाँ से लगवाता है? तो तिजारती बैंक को अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो अपनी हुंडी पर मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज पर बट्टा मरकजी बैंक से लगवाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, तिजारती बैंक ज़र की तख्लीक करता है। तिजारती बैंक एतबारी ज़र की तख्लीक करता है, जैसे हमारे पास बैंक ड्राफ्ट, चेक वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज है, कौन सा बैंक हुंडी पर बट्टा लगाता है? तो कमर्शियल बैंक यानी तिजारती बैंक हुंडी पर बट्टा लगाता है, और अगर तिजारती बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो मरकज़ी बैंक से हुंडी पर दोबारा से बट्टा लगवाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, तिजारती बैंक माली मशीर होता है, यानी तिजारती बैंक जो है माली पैसों के हवाले से मदद करता है खातादारों की, यानी जिनका बैंक के अंदर अकाउंट होता है। एक तिजारती बैंक कारोबार करता है अमानतें वसूल करने का और आगे कर्ज जारी करने का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, तिजारती बैंक कब महफूज और नकद अपने पास कम रखता है? महफूज और नकद का मतलब होता है वो पैसे जो तिजारती बैंक ने अपने ग्राहकों की फौरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने पास रखे होते हैं। तो देखा जाए तो इन तीनों सूरतों हाल में बैंक अपने पास ज़र नकद कम रखेगा, यानी अगर जब मुल्क में चेक ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं इसका मतलब ज़र नकद कम हो रहा है, तो बैंक को अपने पास महफूज ज़र नकद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर उसे मरकज़ी बैंक हिसाब घर की सहूलत दे रहा है तो ज़रूरत पड़ने पर उसे कर्जा दूसरे बैंकों से भी मिल सकता है, उसके अलावा मरकज़ी बैंक से भी मिल सकता है, इसका मतलब अपने पास ज़र नकद कम रखेगा। हुंडियों पर दोबारा बट्टा, मतलब अगर मरकज़ी बैंक उसकी हुंडी पर दोबारा से बट्टा लगा के उसे कर्जा दे सकता है तो इसका मतलब तिजारती बैंक को अपने पास ज़र नकद कम रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इन तीनों सूरत हाल में तिजारती बैंक यानी कमर्शियल बैंक अपने पास ज़र नकद कम रखेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आवाम से अमानतें वसूल करता है तिजारती बैंक, इसीलिए इसे अमानती बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, मुद्दत के लिहाज से बैंकों के जारी कुर्दा कर्ज़ों की मशहूर इकसाम। तो मुद्दत के लिहाज से कर्ज़ों की तीन ही बुनियादी तौर पर इकसाम है, कलील मुद्दत के कर्ज़े, दरमियानी मुद्दत के कर्ज़े और तवील मुद्दत के कर्ज़े। तो इस एमसीक्यूज का आंसर यहाँ पर गलत लगा हुआ है। नेक्स्ट है, तिजारती बैंक कहलाता है, तिजारती बैंक कहलाता है अवाम का बैंक, और मरकज़ी बैंक कहलाता है बैंकों का बैंक, जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। और पाकिस्तान में मरकज़ी बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज है, ऑनलाइन बैंकिंग से हासिल होने वाली खिदमात हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए से हम खाते में से रकम खाते में जमा भी करवा सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं, और एक खाते से दूसरे खाते में मुंतकिल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तमाम हमारे पास खिदमात ऑनलाइन बैंकिंग हमें फराहम करता है। ऑनलाइन बैंकिंग में ग्राहक लेन देन कर सकता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में ग्राहक एक तो हमारे पास मुतलका ब्रांच के साथ लेन देन कर सकता है। मुतलका ब्रांच का मतलब होता है कि जिस बैंक की ब्रांच के अंदर हमने अकाउंट खुलवाया, सपोज हमने एचबीएल में अकाउंट खुलवाया, तो इसका मतलब हम एचबीएल की उसी ब्रांच के साथ जो है लेन देन कर सकते हैं। उसके अलावा उसी बैंक की किसी और ब्रांच के साथ भी लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर ठीक हैं। यानी अगर हमने एचबीएल में अकाउंट खुलवाया तो हम उस ब्रांच के अलावा बाकी दीगर भी एचबीएल की सारी ब्रांचेस के साथ लेन देन कर सकते हैं, यानी उसके साथ भी कर सकते हैं जहां हमने अकाउंट खुलवाया, और दूसरी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन हम किसी दूसरे बैंक की ब्रांचेस के साथ लेन देन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो इसमें ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग में नहीं होता चेक का इस्तेमाल, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो पहले से ही चला आ रहा है। क्रेडिट कार्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? अशिया खिदमात की खरीदारी के लिए। एटीएम को इस्तेमाल किया जाता है रकम निकलवाने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एटीएम से रकम निकलवाने के लिए किसका इस्तेमाल ज़रूरी है? पिन कोड का। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में हमारे पास जो है पिन कोड इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फ़ोन बैंककारी कहलाती है एसएमएस बैंकिंग।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। मरकज़ी बैंक कायम करने का अवलीन मकसद है कौमी मफाद की निगरानी, यानी इसका बुनियादी मकसद होता है कौमी मफाद के लिए काम करना, ना कि मुनाफा कमाना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। मरकज़ी बैंक मलकियत होता है हुकूमत की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। मरकज़ी बैंक किस ऑर्डिनेंस के तहत कायम किया जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा एमसीक्यूज गलत तरीकाकार से लिखा हुआ है। यहाँ देखा जाए तो हमारे मुल्क का जो मरकज़ी बैंक है वो किस साल वजूद में आया था? 1948 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इफ्तिताह किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। माली मुश्किलात में मरकज़ी बैंक कर्जे जारी करता है। तो जो मरकज़ी बैंक है वो सिर्फ फरिश्ती बैंकों को कर्जे देता है, यानी उन बैंकों को कर्जे देता है जो कि उसके बनाए हुए असूलों को फॉलो करते हैं, उसके बनाए हुए असूलों पर अमल करने के पाबंद होते हैं। और जो अमल करने के पाबंद होते हैं उन्हें कहते हैं फरिश्ती बैंक, यानी जदूली बैंक। फरिश्ती बैंक को जदूली बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ये बैंक तिजारती बैंक नहीं कहलाता मरकज़ी बैंक, क्योंकि ये तो एक सेंट्रल बैंक है जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है। दर्ज झेल में से कौन सा फ़र्ज़ मरकज़ी बैंक अदा नहीं करता? अवामी बैंक के तौर पर खिदमात देना, क्योंकि ये एक तिजारती बैंक यानी कमर्शियल बैंक दे रहा होता है। मरकज़ी बैंक मुल्क के तमाम बैंकों का होता है रहनुमा, यानी उनको आगाह कर रहा होता है कि आपने किस तरीक़ाकार से काम को करना है। मरकज़ी बैंक निगरान होता है मुल्क के मुआशी और माली निज़ाम का। बाज़ार ज़र का नाज़िम और निगरान होता है मरकज़ी बैंक। बाज़ार ज़र का मतलब वो बाज़ार होता है जो कलील मुद्दत के कर्ज़े देता और लेता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। मुअय्यना हद के निज़ाम के तहत एक मुकर्रर हद से ज़ायद नोट जारी करने के लिए मरकज़ी बैंक हर नोट के पीछे कितना ज़र मुबादला या कीमती दातें महफूज करता है? तो अगर मुअय्यना हद का निज़ाम इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है जब हद से ज़्यादा नोट जारी करने होंगे, मतलब जो हद हमने मुकर्रर की थी उससे ज़्यादा नोट जारी करना है, तो फिर हमें 100% सोना या चांदी रखना पड़ेगा मुअय्यना हद के निज़ाम में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। ज़री पॉलिसी की मिकदारी तरीके में शामिल है। मिकदारी तरीके में शामिल है शरह बैंक। शरह बैंक वो शरह होती है जिस पर मरकज़ी बैंक तिजारती बैंक की उंगलियों पर पट्टा लगा के उन्हें कर्जा जारी करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। जब मुल्क अफरात ज़र का शिकार हो तो हद मुख्ततम को बढ़ा दिया जाता है। हद मुख्ततम का मतलब होता है कर्ज और ज़मानत के दरमियान फ़र्क, यानी अगर मुल्क अफरात ज़र का शिकार है, मुल्क में पैसों की मिकदार ज़्यादा हुई है, तो फिर तिजारती बैंक चाहेंगे कि अवाम कर्जा कम से कम ले, इसीलिए वो कर्जा कम देंगे और जो चीज़ ज़मानत के तौर पर रखेंगे वो ज़्यादा रखेंगे ताकि लोग कर्ज कम से कम लें। तो इसका मतलब है हम लोग अफरात ज़र में क्या होता है कि हद मुख्ततम में इजाफा कर दिया जाता है ताकि पब्लिक कर्जा कम से कम ले और मुल्क में ज़र की मिकदार जो बहुत ज़्यादा हुई है वो कम हो जाए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ज़री पॉलिसी के अमूमी तरीके में शामिल नहीं शरह बैंक की पॉलिसी, क्योंकि ये एक मिकदारी तरीका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। मुल्क में ज़र एतबार को कंट्रोल करता है। मुल्क में ज़र एतबार को कंट्रोल करता है। वैसे ज़र एतबार की तख्लीक तो थोड़ी बहुत तिजारती बैंक यानी कमर्शियल बैंक करता है, लेकिन उसको कंट्रोल कर रहा होता है मरकज़ी बैंक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। हिसाब घर की सहूलत मुहैया करता है। हिसाब घर की सहूलत मरकज़ी बैंक फराहम करता है। हिसाब घर मरकज़ी बैंक की तरफ से फराहम करदा वो प्लेटफार्म जगह होती है जहाँ पर तिजारती बैंक के नुमाइंदे बैठकर अपने हिसाब किताब क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। करेंसी नोट जारी करते वक्त मरकज़ी बैंक कौन से असूलों को मद्देनज़र रखता है? तो यहाँ पर वो दोनों असूलों को मद्देनज़र रखेगा, यानी करेंसी का असूल या बैंकिंग का असूल। तो दोनों यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं नोट जारी करते वक्त। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। स्टेट बैंक के हसीस मलकियत होते हैं। स्टेट बैंक यानी हमारे मुल्क का पाकिस्तान का जो मरकज़ी बैंक है उसके हसीस मलकियत होते हैं हुकूमत पाकिस्तान के, क्योंकि किसी भी मुल्क का जो मरकज़ी बैंक होता है वो हुकूमत की मलकियत होता है, तो इसका मतलब उसके हसीस भी मलकियत होंगे हुकूमत पाकिस्तान के। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। फरिश्ती बैंक से मुराद ऐसा बैंक है जो रजिस्टर होता है मरकज़ी बैंक के पास।
फरिश्ती बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के किस एक्ट के तहत रजिस्टर होता है? 1956 के एक्ट के तहत रजिस्टर होता है। दर्ज झेल में से कौन सा बैंक मरकजी बैंक की हदायत के मुताबिक फ़राइज़ सरअंजाम देता है? तो जो मरकजी बैंक की हदायत के मुताबिक फ़राइज़ सरअंजाम देगा उसे कहेंगे फरिश्ती बैंक यानी जदूली बैंक। नेक्स्ट MCQज़ है, फरिश्ती बैंक को नई शाख खुलवाने की इजाज़त चाहिए मरकजी बैंक से। एक तरफ तो फरिश्ती बैंक को बहुत सी सहूलतें भी मिलती हैं मरकज़ी बैंक की तरफ से। अगर वो 1956 के एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ तो इसका मतलब वो फरिश्ती बैंक होता है। तो एक तरफ उसको बहुत सी सहूलतें मिलती हैं, दूसरी तरफ उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ भी लागू होती हैं। यानी फरिश्ती बैंक को अगर अपनी नई कोई भी शाख खोलनी है तो इसका मतलब है उसे पहले यहाँ पर मरकज़ी बैंक से इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। उसकी इजाज़त के बगैर फरिश्ती बैंक नई शाख ओपन नहीं कर सकता। नेक्स्ट MCQज़ है, फरिश्ती बैंक किसकी हदायत पर अमल करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। फरिश्ती बैंक अपने कुल असासाजात का मुल्क में रखने का पाबंद होता है। तो ये 80% मुल्क में ही रखने का पाबंद होता है। दूसरी तरफ इसे बहुत सी सहूलतें भी मिलती हैं, जैसे हिसाबगर की सूरत मिलती है, ज़रूरत पड़ने पर कर्जा मिल सकता है, मरकज़ी बैंक से मशवरे लिए जा सकते हैं। तो इस तरीक़ाकार से इससे दूसरी तरफ बहुत सी सहूलतें मिलती हैं। और एक ये है कि यहाँ पर अगर वो फरिश्ती बैंक बनता है तो इसे बहुत से मरकज़ी बैंक के बनाए हुए असूलों को फॉलो भी करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQज़ है, कौन सा बैंक मरकज़ी बैंक की हुंडियों पर बट्टा नहीं लगवा सकता? मतलब वो कौन सा बैंक है जो मरकज़ी बैंक की से हुंडियों पर बट्टा नहीं लगवा सकता? तो गैर फरिश्ती बैंक। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि अगर फरिश्ती बैंक को कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ गई है तो वो हुंडी पर दोबारा से बट्टा मरकज़ी बैंक से लगवा के कर्ज़ा ले सकता है, लेकिन गैर फरिश्ती बैंक को ये वाली सहूलत मुयस्सर नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, ज़र की वो मिकदार जो बैंक के गाहक के खाता में मौजूद होती है उसे कहते हैं। यानी सपोज हम देखा जाए तो जो बैंक के गाहक के खाते में मौजूद होगी रकम उसे कहते हैं अमानत। यानी अगर हम बैंक के तौर पे काम कर रहे हैं और हमारे खातादार ने बैंक में अमाउंट जमा करवाई, इसका मतलब वो अमानत है, हमने उन्हें वापस करनी है। नेक्स्ट है, बैंक में जमा शुदा रकम गाहक का होती है। तो गाहक की जगह पर होके सोचा जाए जो उसने रकम जमा करवाई है वो उसके असासाजात होंगे, क्योंकि उसने वो पैसे बैंक में जमा करवाए। वो सोचेगा कि मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं तो बैंक मेरा डेबिट साइड की तरफ है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। नेक्स्ट MCQज़ है, बैंक में जमा करवाने के लिए इस्तेमाल होने वाली दस्तावेज़ कहलाती है पेन स्लिप। पेन स्लिप का मतलब होता है बैंक में रकम जमा करवाने की रसीदें। जब भी कोई खातादार बैंक में रकम जमा करवाना चाहता है वो रकम के साथ इन रसीदों को पुर करके बैंक में जमा करवाता है। इसमें बुनियादी इन्फॉर्मेशन यानी जो रकम जमा करवा रहा है वो और तारीख मोटी तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती है। नेक्स्ट MCQज़ है, नया खातादार वक़्त बैंक का क्या तलब करता है? नया खातादार खाता खुलवाते वक़्त, यानी अगर सपोज हम बैंक के तौर पे काम कर रहे हैं तो हम बैंक में अपने कस्टमर का अकाउंट खोलें, इसका मतलब हम उससे तारफ़ी हवाला लेंगे, कुछ बुनियादी मालूमात पूछेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQज़ है, बैंक खातों की इकसाम है। तो बैंक खातों की इकसाम है, वैसे तो बैंक खातों की मुख्तलिफ तरह की इकसाम है। यहाँ देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिखे हुए हैं, इसका मतलब हम यही टिक करेंगे। नेक्स्ट MCQज़ है, कारोबारी अफराद के लिए मौजू कौन सा खाता है? चिल्लत खाता। चिल्लत खाते को जारी खाता भी कहते हैं और ये कारोबारी अफराद खुलवाते हैं। किसी भी वक्त इस खाते में रकम जमा करवाई जा सकती, किसी भी वक्त निकलवाई जा सकती है। इस पर किसी भी किस्म का बैंक सूद अदा नहीं करता, क्योंकि बैंक इस तरह के अकाउंट में उसको ये होता है खातादार किसी भी वक्त रकम निकलवा सकता है। इस सूरत हाल में बैंक आगे कर्जे भी नहीं देता उस रकम में से और इस पर सूद भी अदा नहीं करता। चिल्लत खाता खोलने के लिए कम अज़ कम रकम की कितनी हद होती है? 500 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास MCQज़ है, जेल में दिए गए किस खाते पर बैंक सूद अदा नहीं करता? चिल्लत खाते यानी जारी खाते पर।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो खाता जो ज़कात और इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होता है। मुस्तस्ना का मतलब होता है आज़ाद होता है, यानी वहाँ पर ना ही ज़कात की कटौती होती है और ना ही इनकम टैक्स की, तो वो हमारे पास गैर मुल्की करेंसी का खाता होता है। गैर मुल्की करेंसी का वो खाता होता है जिसमें गैर मुल्की करेंसी को जमा करवाया जाता है। ये चिल्लत बचत मियादी किसी भी सूरत में खुलवाया जा सकता है, लेकिन इसकी बुनियादी इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर ज़कात और इनकम टैक्स की कटौती नहीं होती, और जिस भी करेंसी को जमा करवाया जाता है उसी करेंसी पर सूद भी मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है दर्ज झेल में से कौन से खाते से रकम निकलवाने के लिए चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती मुद्दती खाते पर। मुद्दती खाते को हम लोग मियादी खाता भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ख़ास मुद्दत पूरी होने के बाद ही हम इस अकाउंट में से पैसे निकलवाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम चेक का इस्तेमाल नहीं करते। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा सूद अदा करता है मुअय्यना मुद्दत के खाते पर, मतलब सबसे ज़्यादा जो सूद अदा करता है बैंक मुअय्यना मुद्दत के खाते पर यानी मियादी खाते पर अदा करता है। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास कोई भी एमसीक्यूज लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है बैंक के साथ लेन देन कौन कर सकता है। तो बैंक के साथ लेन देन कर सकता है बालिग शख्स, मतलब जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है। ऐसा शख्स जिसका बैंक में खाता हो वो बैंक का कहलाता है गाहक। इस तरह के एमसीक्यूज अमूमन बच्चे गलत कर देते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता। तो पागल या जहनी मरीज़। ओवरड्राफ्ट की सहूलत मुहैया की जाती है खातादार को। ओवरड्राफ्ट को चिल्लत मालियात भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है ये एक सहूलत मिलती है जिसका बैंक के अंदर करंट अकाउंट यानी चिल्लत खाता होता है। तो बैंक अगर उस पर ट्रस्ट कर रहा है, यकीन कर रहा है, बैंक उसे शॉर्ट टर्म यानी थोड़े अरसे का एक कर्जा देता है जिसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बैंक का मुवक्किल कहलाता है गाहक। ये एमसीक्यूज का यहाँ आंसर गलत लगा है, इसका सही आंसर है गाहक। नेक्स्ट है बैंक और गाहक के तल्लुकात किस नौइयत के होते हैं। तो किसी भी किस्म के हो सकते हैं, यानी ये नेचर पे सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करते हैं, चेंज होते हैं, तो ये तमाम हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है शादीशुदा औरत का खाता खुलवाते वक्त क्या पूछा जाता है। खामद का नाम पता, यानी उसके बारे में सारी बुनियादी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी दर्ज झेल में से कौन सा खाता खुलवाती है। चिल्लत खाता यानी जारी खाता, क्योंकि ये कारोबारी अफराद खुलवाते हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी ज़ाहिर है एक कारोबारी तंजीम है, तो ये इस किस्म का खाता खुलवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज है ट्रस्टी से मुराद वो शख्स होता है जो किसी की जायदाद का निगरान होता है। बैंक किस किस्म के शख्स का अकाउंट खोल सकता है, लेकिन इससे पहले इससे ट्रस्ट डीड वसूल करता है, यानी वो दस्तावेज जिसमें ट्रस्टी के हवाले से तमाम बुनियादी इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है बैंक फाजल वसूली की रकम पर सूद वसूल करता है। फाजल वसूली यानी ओवरड्राफ्ट यानी चिल्लत मालियात पर बैंक सूद वसूल करता है सिर्फ इस्तेमाल की गई रकम पर, यानी गाहक जितनी रकम इस्तेमाल करेगा बैंक सिर्फ उसी पर ही सूद वसूल करेगा। किसी भी वक्त वापस तलब किए जा सकते हैं कौन से कर्जे। तलबी कर्जे ये एक कर्ज़ों की ऐसी इकसाम है जो बैंक ज़्यादा जिन उन लोगों को देता है जिन पर बैंक ज़्यादा यकीन करता है या माली तौर पर वो बेहतर होते हैं, क्योंकि इस तरीक़ाकार में इस किस्म के कर्ज़े के अंदर बैंक को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक एक नोटिस भेजकर फ़ौरन से वापस ले लेता है। तो ये ज़्यादा कह सकते हैं मालदार लोगों को और काबिल यकीन लोगों को बैंक कर्जा देता है। वो कर्ज जिसकी अदायगी 1 से 5 साल तक के लिए होती है उसे कहते हैं दरमियानी मुद्दत के कर्जे, और जिसकी 1 साल के लिए मतलब एक से कम अरसे के लिए होते हैं उसे कहते हैं कलील मुद्दत के, और जिसकी 5 से 10 सालों के लिए होती है उसे कहते हैं तवील मुद्दत के कर्जे। मुद्दत के लिहाज से बैंक के जारीशुदा कर्ज़ों की इकसाम 3 है, हमने ऊपर भी पढ़ी, कलील, दरमियानी और तवील मुद्दत के कर्जे। नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं हम लोग। हमारे पास एमसीक्यूज है, यहाँ पर देखा जाए तो
तवील मुद्दती कर्जे होते हैं सालों के लिए। तवील का मतलब होता है लंबा अरसा, यानी यहाँ पर ये कर्जे सालों के लिए दिए जाते हैं। तवील मुद्दत के कर्जे कौन सी कफ़ालत की ओर दिए जाते हैं? कफ़ालत का मतलब होता है ज़मानत, यानी अगर सपोज़ हम बैंक के तौर पे काम करें और हम कर्जा दे रहे हैं लंबे अरसे का, इसका मतलब हम एक मादी ज़मानत पर देंगे, यानी कोई ना कोई चीज़ सोना चांदी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दस्तावेज़ात वगैरह ज़मानत के तौर पे रखेंगे, मादी ज़मानत पर देंगे। शख्सी ज़मानत पर हम कभी भी कर्जा लंबे अरसे का नहीं देंगे। नेक्स्ट है मुतालबाती कर्जे की वापसी होती है इंदुल तलब। इंदुल तलब का मतलब होता है एन मौका पर, यानी जब भी बैंक नोटिस भेजे कि भाई मेरा कर्जा वापस करो तो उसी वक्त देना पड़ेगा। हमने पीछे भी बात की। यहाँ पर मुतालबाती कर्जों का मतलब होता है तलबी कर्जे, यानी बैंक उन लोगों को देता है जो माली तौर पर बहुत फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़िम्मेदार वगैरह, और उसके अलावा बैंक को उन पर बहुत ज़्यादा यकीन होता है, काबिल भरोसा लोगों को बैंक इस किस्म के कर्जे देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बैंक खातादारों को आर्जी तौर पर जो कर्ज देता है इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। हमने पीछे भी बात की। ये चिल्लत खातादारों को, यानी जिसका बैंक के अंदर जारी खाता होता है, उनको एक शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी दी जाती है। कौन सी अशिया ज़मानत के तौर पर बैंक जारी करते वक्त कबूल करता है? तो देखा जाए कोई भी चीज़ बैंक ज़मानत के तौर पे रख के कर्जा दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज़ है। ज़मानत गारंटी के फ़रीक होते हैं। गारंटी के 3 फ़रीक होते हैं। कर्ज ख्वाह यानी कर्जा सेल करने वाला यानी कर्ज देने वाला, मकरूज़ कर्ज लेने वाला, और ज़ामन यानी वो शख्स जो उसकी गारंटी देता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। प्लेज के फ़रीक होते हैं। प्लेज के बेसिकली 2 ही फ़रीक होते हैं, प्लेजर और प्लेजी। प्लेज का मतलब होता है गिवी। गिवी और रहल में सिर्फ थोड़ा सा ही हमारे पास डिफरेंस होता है। असल में गिवी में ही होता है कि जब कोई शख्स बैंक में गिवी के तौर पर कोई भी चीज़ रखवा के मनकूला या गैर मनकूला अशिया को रखा के कर्ज लेता है, तो इस सूरत हाल में जो चीज़ का कब्ज़ा है वो कर्ज ख्वाह यानी बैंक के पास चला जाता है। लेकिन हमारे पास जो रहन है, इस सूरत हाल में चीज़ पर कब्ज़ा मकरूज़ का ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। रसीदें जो बंदरगाह पर पड़े हुए माल की मलकियत को जाहिर करती हैं उसे कहते हैं डाक वारंट, और इसको कोई भी शख्स बैंक में ज़मानत के तौर पर जमा करवा के, कफ़ालत के तौर पे जमा करवा के बैंक से कर्जा ले सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। स्टॉक सर्टिफिकेट एक ऐसी दस्तावेज़ होती है जो हसीस की मलकियत को जाहिर करती है, यानी स्टॉक सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होती है जिस भी शख्स के पास होता है कि ये कंपनी का ओनर है, यानी शेयर होल्डर है, इसने कंपनी के हसीस खरीदे हुए हैं और ये एक लिमिटेड कंपनी जारी करती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज़ है। तहवील पजीर लाते तबार का एक्ट है, यानी वो कौन से असूलों को फॉलो करता है, कौन से एक्ट को फॉलो करता है? 1881। तहवील पजीर लाते तबार वो लाते तबार होते हैं जिनकी वसूली के हकूक़ किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल किए जा सकते हैं, जैसे चेक, हुंडी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। चेक के फ़रीक होते हैं 3, मुरतब कनिंदा, मुरतब अलिया और वसूल कनिंदा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। अगर चेक की रकम का वसूल कनिंदा मुरतब कनिंदा खुद हो तो वो लफ्ज़ पे के सामने लिखता है, यानी यहाँ देखा जाए जो चेक लिख रहा होता है उसे कहते हैं मुरतब कनिंदा, जिसके नाम लिखा जाता है उसे कहते हैं मुरतब अलिया, और जो उसके पैसे वसूल करता है उसे कहते हैं वसूल कनिंदा। तो देखा जाए जिसने मतलब अकाउंट हमेशा चेक लिखता है खातादार, इसका मतलब खातादार मुरतब कनिंदा, बैंक के नाम लिखा जाता है तो बैंक मुरतब अलिया। अब यहाँ देखा जाए, यानी मैंने सपोज़ मेरा बैंक में अकाउंट है, मैंने चेक लिखा है और मैंने ही उसके पैसे वसूल करने हैं, मतलब मैंने किसी को नहीं देने बल्कि खुद इस्तेमाल करने हैं, तो फिर उस लफ्ज़ के आगे लिखेंगे, पे के सामने लिखेंगे, यानी रकम दे दी जाए, खुद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे यानी सेल्फ का। तो अगर हम मतलब सपोज मैंने चेक लिखा है, उसके पैसे किसी और ने इस्तेमाल करने हैं, तो फिर जो भी बंदा उसके पैसे इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं वसूल कनिंदा। लेकिन अगर हम खुद ही हैं तो इसलिए हम लफ्ज़ पे के सामने लिखेंगे सेल्फ यानी खुद। नेक्स्ट है। चेक का मुरतब अलिया होता है, यानी चेक किसके नाम लिखा जाता है? हमेशा बैंक के नाम लिखा जाता है,
जिसमें खातादार का अकाउंट होता है। वो कौन सा चेक है जिसकी रकम बैंक काउंटर से बराह रास्त वसूल नहीं कर सकता? तो क्रॉस शुदा चेक। चेक की बुनियादी तौर पर 3 इकसाम है, हामिल, हुक्मी और क्रॉस। हामिल सबसे गैर महफूज चेक होता है क्योंकि इसकी रकम वसूल करते वक्त वसूल कुनिंदा को अपनी शनाख्त करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हुक्मी में करवानी पड़ती है। और क्रॉस चेक की रकम बैंक के काउंटर पर कभी नहीं मिलती, बल्कि उसके मतलब जिस शख्स को हमने चेक दी है वसूल कुनिंदा के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है चेक की रकम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। किस चेक की रकम बैंक के काउंटर पर वसूल हो सकती है? तो देखा जाए सिर्फ एक ही चेक की रकम नहीं मिलती, क्रॉस चेक की बाकी दोनों की मिल जाती है, हामिल और हुक्मी की तो ए एंड बी दोनों शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर बच्चे एमसीक्यूज में मिस प्रिंटिंग छोड़ी हुई है, ये ए और इसमें जो हमारे पास है वो सी शामिल होंगे क्योंकि उसकी रकम जो है बैंक के काउंटर पर ही मिल जाती है, यानी हुक्मी और हामिल दोनों शामिल है, लेकिन क्रॉस चेक इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उसकी रकम बैंक के काउंटर पर नहीं मिलती। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चेक की वो कौन सी किस्म है जिसे वो शख्स कैश करवा सकता है जिसके पास मौजूद है? हमने पहले भी बात की, यानी वसूल कुनिंदा को उसके पैसे वसूल करते वक्त शनाख्त करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये हमारे पास हामिल चेक होता है, ये सबसे ज़्यादा गैर महफूज चेक होता है। चेक क्रॉस करना चेक को बना देता है, महफूज बना देता है, क्योंकि इसका मतलब है अगर हम किसी को क्रॉस चेक दे रहे हैं तो उसका भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई भी वो बंदा इस्तेमाल करे जिसे हमने चेक नहीं दिया तो हम आसानी के साथ बैंक के ज़रिए से उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि उसका भी बैंक में सारा डाटा इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। तो इसीलिए क्रॉस चेक सबसे ज़्यादा महफूज होता है और हामिल चेक सबसे ज़्यादा गैर महफूज होता है। अदायगी के लिहाज से महफूज तरीन चेक होता है क्रॉस चेक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है चेक की तस्दीक होती है तहरीरी यानी लिखी हुई सूरत में, यानी चेक की तस्दीक का मतलब होता है अगर चेक का वसूल कुनिंदा चेक की वसूली के हकूक किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल करना चाहता है तो चेक की पस्त पर उसका नाम लिख के खुद के सिग्नेचर कर देता है, तो उसे कहते हैं चेक की तस्दीक, यानी चेक की वसूली के हकूक किसी दूसरे को मुंतकिल करना। तो ये हमेशा लिखी हुई सूरत में होता है। नेक्स्ट है इस्तिलाह में चेक का मुस्तरिद होना। मुस्तरिद का मतलब होता है इनकार करना, यानी बैंक रकम देने से अगर किसी वजह से इनकार कर दे उसे कहते हैं चेक का मुस्तरिद होना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है हुंडी एक अलाते एतबार है नौयत के लिहाज से गैर मशरूत, मतलब इस पर कोई शर्त शामिल नहीं होती, तहवील पजीर, इसकी वसूली के हकूक किसी दूसरे को मुंतकिल किए जा सकते हैं। तहरीरी हुक्मनामा, यानी ये हुक्म होता है तहरीरी तौर पर, ये स्टाम्प पेपर पर लिखा होता है। अगर हम बात करें हुंडी यानी बिल ऑफ एक्सचेंज की तो ये एक किस्म का कर्जख्वाह की तरफ से मकरूज को हुक्मनामा होता है कि तुमने जो मेरे पैसे देने थे, जो मैंने तुम्हें उधार पे चीज़ें सेल की थी, तो उसके आज आखिरी तारीख है, उसके पैसे दे दो। नेक्स्ट है हुंडी की तारीफ में तहवील पजीर दस्तावेज़ात कानून मजरिया 1881, हमने पीछे भी पढ़ा तहवील पजीर का जो एक्ट है 1881 है और उसकी दफ़ा किसके तहत काम करेगी? 5 के तहत। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है हुंडी की वो किस्म जो बगैर किसी कारोबारी लेन देन के लिखी जाती है उसे कहते हैं आंती हुंडी यानी अमदादी हुंडी, अकोमोडेशन बिल। असल में यहाँ पर रियलिटी में कोई भी चीज़ों की खरीदो फरोख्त नहीं हुई होती उधार पे, बल्कि ये एक दूसरे की मदद के लिए लिखी जाती है, जिसमें फ़र्जी तौर पर एक कर्जख्वाह बन जाता है, दूसरा मकरूज़ बन जाता है। इस तरीक़ाकार से वो जो हमारे पास कर्जख्वाह होता है यानी क्रेडिटर होता है वो बिल को डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से और उसके पैसे दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं। ड्यू डेट पे जब यानी वो डेट जिस पर पैसे देने होते हैं बैंक आता है मकरूज़ के पास और मकरूज़ जो है अपने पैसे और जितने भी कर्जख्वाह ने इस्तेमाल किए होते हैं दोनों मिला के बैंक को दे देते हैं। तो यहाँ पर कारोबारी तौर पर किसी भी किस्म का असल में लेन देन नहीं हुआ था, बल्कि एक दूसरे की मदद के लिए लिखी जाती है, जिसे आंती अमदादी हुंडी या फिर अकोमोडेशन बिल भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रायती दिन दस्तावेज़ात में दिए जाते हैं हुंडी में और वो दिन होते हैं 3। नेक्स्ट यही एमसीक्यूज है रायती दिन होते हैं 3। ऐसी हुंडी जिसकी अदायगी ख़ास मुद्दत के बाद की जाती है इसे कहते हैं मुद्दती हुंडी, और जिसकी अदायगी इंदुल तलब यानी उसी वक़्त हो जिस वक़्त कर्जख्वाह मकरूज़ के पास लेके आए,
यानी मुद्दत के मुताबिक नहीं हो तो उसे कहते हैं दर्शनी हुंडी। इसको डिमांड बिल भी कहते हैं दर्शनी हुंडी को। उसके अलावा इसको साइट बिल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। तहरीरी वादे के अहम फरीक होते हैं। तहरीरी वादे के दो ही फरीक होते हैं, कर्ज़ख्वा और मकरूज़। अगर इसको हुंडी के एकदम उलट कर दें, क्योंकि देखा जाए अगर सपोज़ हमने आपको मतलब हुंडी लिखी है तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि आपने जो हमने आपको चीज़ें सेल की थी उधार पर, उसके जो आपने पैसे देने थे आज आखिरी तारीख है तो दे दो। इसी तरीक़ाकार से अगर वो उलट ले लिया जाए, यानी मकरूज़ की तरफ से कर्ज़ख्वा को लिखी जाए, तो वो वादा होता है कि मैंने तुम्हारे पैसे देने थे, जो मैं पैसे दे दूंगा। तो वो देखा जाए अगर हम लिखेंगे वो हुक्मनामा होगा, अगर आप लिखोगे तो वो तहरीरी वादा होगा। और तहरीरी वादे में फरीक सिर्फ दो होते हैं, लेकिन हुंडी में तीन होते हैं, मरतब कनीदा, मरतब अलिया और वसूल कनीदा, जिसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में भी पढ़ा था, ड्रा, ड्राई और पेई। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बैंक ड्राफ्ट के सिलसिले में मरतब अलिया कौन होगा। बैंक ड्राफ्ट वो दस्तावेज़ होती है जो एक बैंक की ब्रांच दूसरे बैंक की ब्रांच को जारी करती है एक ख़ास रकम की अदायगी के लिए। तो देखा जाए बैंक ड्राफ्ट के सिलसिले में मरतब अलिया, यानी बैंक ड्राफ्ट लिखने वाला भी बैंक ही होता है, यानी मरतब कनीदा, कनीदा का मतलब होता है लिखने वाला, तो वो भी बैंक है। और वो जिस ब्रांच के नाम लिखेगा उसे कहेंगे मरतब अलिया, और वो भी बैंक ही होता है। तो बैंक जिसके नाम बैंक ड्राफ्ट जारी किया गया है उसे कहेंगे मरतबे अलिया। ख़जाने की हुंडी जारी करते है हुकूमत, मतलब ख़जाने की हुंडी एक ऐसी हुंडी होती है जो हुकूमत की तरफ से किसी भी कारोबारी शख्स या अदारे को रकम की अदायगी का वादा होती है, उसे कहते हैं ख़जाने की हुंडी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज़ है। ऐसा एतबारी ख़त जिसमें कुछ कागजात फराहम करने की शराइत आयद की जाती है, इसे कहते हैं दस्तावेजी एतबारी ख़त। यानी एक ऐसा एतबारी ख़त होता है जिसमें बरामद कनीदा को पैसे वसूल करने के लिए पहले बैंक को दस्तावेज़ात जैसे बीमा पॉलिसी, बिल ऑफ लेडिंग, यानी जिसे बिल ऑफ लेडिंग को बहरी बिल्टी भी कहते हैं, वो दस्तावेज़ात बैंक को जमा करवानी पड़ती हैं, उसे कहते हैं दस्तावेजी एतबारी का ख़त। देखा जाए बीमा पॉलिसी वो दस्तावेज़ होती है जिसमें बीमा का यानी बीमा कंपनी और बीमादार के दरमियान में मुआहदा जो बुनियादी कायदों ज़वाबित है वो लिखे हुए होते हैं, यानी मुआहदा लिखा हुआ होता है। और दूसरी तरफ बहरी बिल्टी का मतलब होता है ऐसी दस्तावेज़ जो कि जब चीज़ों को सामान को बहरी जहाज़ के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो जहाज़रा कंपनी की तरफ से जो रसीदें जारी होती हैं उसे कहते हैं बहरी बिल्टी यानी बिल ऑफ लेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। तिजारती एतबारी ख़त में फ़रीकीन की तादाद होती है 4, दरामद कनीदा का बैंक, बरामद कनीदा और बरामद कनीदा का बैंक। नेक्स्ट है तिजारती एतबारी ख़त इस्तेमाल किया जाता है बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए, यानी बैनुल-अक़वामी तिजारत वो तिजारत होती है जो दो मुत्ती तरह के दो या दो से ज़्यादा मुत्ती तरह के ममालिक के दरमियान में की जाती है। नेक्स्ट है इतबारी ख़त, यानी तिजारती इतबारी ख़त जिसकी वसूली के जिसे किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल किया जा सकता है। वैसे तो देखा जाए ये तिजारती इतबारी ख़त जो होते हैं ये गैर तहवील पज़ीर एलात एतबार होते हैं, यानी इनकी वसूली के हकूक़ किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इतबारी ख़त मुख्तलिफ़ इक़साम के होते हैं, अगर वो मुंतकिल किए जा सकते हो तो उसे कहते हैं काबिल इंतकाल इतबारी ख़त। नेक्स्ट है डाक खाने में रकम की मुंतकिली के लिए जो दस्तावेज़ इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं पोस्टल ऑर्डर। ये मुत्ती मालियत के पोस्टल ऑर्डर होते हैं जिस भी शख्स के पास मौजूद होते हैं, वो ये पोस्टल ऑर्डर डाक खाने को दिखा के वहाँ से रकम वसूल कर सकते हैं। तो ये एक डाक खाने से दूसरे डाक खाने रकम की अदायगी का हुक्मनामा होती है। इसी तरीक़ाकार से जो मनी ऑर्डर होता है हमारे पास वो भी एक डाक खाने से दूसरे डाक खाने रकम की अदायगी का हुक्मनामा होता है, लेकिन ये बहुत थोड़ी रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम करता है। और पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर ये सारे के सारे गैर मुल्की अदायगियों के तरीक़ाकार हैं, यानी जिसके ज़रिए से हम पैसे दूसरे ममालिक भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ लिखा है डाक खाना मनी ऑर्डर बनाने पर वसूल करता है कमीशन।
वैसे डाकखाना और इसी तरीके से पोस्टल ऑर्डर या लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे तिजारती एतबारी खत कहते हैं, ये सारे के सारे गैर तहवील पजीर एलात एतबार होते हैं, यानी इनकी वसूली के हकूक़ किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं किए जा सकते। उसके अलावा पोस्टल ऑर्डर को क्रॉस भी किया जा सकता है इसे ज़्यादा महफूज बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। IOU एक तहरीरी दस्तावेज़ है जिसे मरतब करता है मकरूज़। IOU का मतलब होता है मैं आपका मकरूज़ हूँ, यानी यहाँ देखा जाए मकरूज़ की तरफ से कर्ज ख्वाह को ये दस्तावेज़ जारी की जाती है जिसमें मकरूज़ कहता है कि मैं आपका मकरूज़ हूँ, यानी मैंने आपको पैसे देने हैं। इसमें ना ही तो रकम लिखी होती है कि कितनी देनी है और ना ही तारीख लिखी होती है, लेकिन ये दस्तावेज़ जारी की जाती है मकरूज़ की तरफ से कर्ज ख्वाह को, और इसका मतलब भी यही होता है IOU, यानी मैं आपका मकरूज़ हूँ। तो यही चीज़ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपका मकरूज़ हूँ। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। बैंक एतबारी खत के अजरा पर लेता है, यानी बैंक तिजारती एतबारी खत अगर जारी कर रहा हो, बना रहा हो, तो उस पर वसूल करता है कमीशन। जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था कि मनी ऑर्डर पर बैंक वसूल करता है कमीशन। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। यहाँ से कोई भी MCQs हमारे पास लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ, सिर्फ 2 ही MCQs यहाँ पर लाहौर बोर्ड में आए हुए हैं, तो वो हमारे पास MCQs नंबर है 20 और 21। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, किसी एक मुल्क की करेंसी को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी की कीमत कहलाती है, यानी अगर एक मुल्क की करेंसी के हकूक़ को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में जाहिर किया जाए, सपोज कहा जाए $1 इज इक्वल टू 290 रुपीज़, तो इसका मतलब है उसे कहेंगे शरह मुबादला। नेक्स्ट MCQs करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा करने हैं। अगर आप नेकी इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो ये नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। मुबादला खारजा में शामिल है। तो देखा जाए पीछे हमने पढ़ा था शरह मुबादला। शरह मुबादला का मतलब होता है एक मुल्क की करेंसी के हकूक़ को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में ज़ाहिर करना, लेकिन मुबादला खारजा का मतलब होता है वो तमाम आलात जो गैर मुल्की अदायगियों और वसूलियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे के सारे आलात गैर मुल्की अदायगियों और वसूलियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब हमारे पास आंसर है ये तमाम। नेक्स्ट है ज़रा मुबादला पर काबू पाने से कम हो जाता है। तो देखा जाए अगर हम ज़र मुबादला पर यानी लेन देन के जो ज़र है उस पर काबू पा ले, तो इससे काबू पाने से कम हो जाएगी। क्या चीज़ कम हो जाएगी? ज़र की बरामद, यानी हमारे मुल्क के जो पैसे बाहर के मुल्क जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे, जिससे मुल्क की करेंसी की वैल्यू यानी कदर खुद ब खुद सही हो जाएगी। नेक्स्ट है कौन सी शरह अदायगी के तवाज़ुन को मुतवाज़न रखती है, यानी जो लेन देन के जो तवाज़ुन है उसको बेहतर करती है, वो कौन सी शरह है? तो हमारे पास है शरह मुबादला। यानी जो इतना बड़ा गैप है $1 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 290 रुपीज़, तो इसको हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो शरह तवाज़ुन को बेहतर कर सकती है वो हमारे पास है शरह मुबादला। नेक्स्ट है दर्ज झेल तब्दीलियों में से कौन सी तब्दीली शरह मुबादला में तब्दीली का वजह बनती है, यानी जो इतना बड़ा गैप डिफरेंस लेके आती है वो कौन सी चीज़ है? तो कोई भी यहाँ पर तब्दीली इस पर असर डाल सकती है, यानी बरामदाद और दरामदाद में तब्दीली भी हमारी जो है शरह मुबादला पर तब्दीली डालती है। इसका मतलब उसके अलावा सरमाए के बहाव में तब्दीली यानी दरामदाद का बढ़ना या कम होना, तो इसका मतलब पैसे इसके ज़रिए से बाहर के मुल्क जाते हैं या आते हैं। और उसके अलावा शरह मुबादला में तब्दीली यानी वो शरह जिस पर मरकज़ी बैंक तिजारती बैंक की उंगलियों पर बट्टा लगा के उन्हें कर्जा देता है। तो इन तीनों तरीक़ाकार में पैसों की कदर कम ज़्यादा होती है, पैसों की मिकदार के कम ज़्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट है अमूमी तौर पर वो आलात जो गैर मुल्की अदायगियों और वसूलियों के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं मुबादला खारजा। नेक्स्ट है ज़र मुबादला को कंट्रोल करने का मकसद है लेन देन को मुस्तहकम यानी ठहराव पैदा करना, हुकूमत की वसूलियों में यानी हुकूमत की आमदनी में इजाफा करना, मुआफ़िक तवाज़ुन अदायगी, मुआफ़िक का मतलब होता है साजगार, यानी लेन देन के निज़ाम को बेहतर बनाना, तो सारे इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है ज़र मुबादला को कंट्रोल करता है, यानी गैर मुल्की करेंसी को लेन देन की करेंसी को कंट्रोल करता है मरकज़ी बैंक। मुबादला खारजा को कंट्रोल करने के तरीके हैं
बोथ यानी दोनों कौन कौन से बिला वास्ता और बला वास्ता यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। शरह मुबादला में तगय्युरात की असल वजह क्या है, यानी शरह मुबादला में जो तब्दीलियाँ होती हैं करेंसी की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही होती है, उसकी वजह क्या होती है, तो उसकी वजह ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तिजारती हालात, ज़र की कदर में तब्दीली, ज़र की मिकदार और कदर के दरमियान इन्वर्स यानी हमारे पास रिलेशन होता है, यानी एक चीज़ बढ़ेगी यानी अगर मिकदार बढ़ेगी तो उसकी कदर खुद ब खुद कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर MCQs है। बैनुल-अक़वामी इत्तलाई मेयार शरह तबादला के तयन के किस नज़रिए को ज़ाहिर करती है? टकसाली दर्जा मिसावात के नज़रिए को। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। एक तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म बाज़ार ज़र। तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म बाज़ार ज़र, मुनज़्ज़म का मतलब होता है ख़ास, बाज़ार ज़र यानी वो बाज़ार जहाँ कलील मुद्दत के कर्ज़े दिए और लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर किसी भी मुल्क का बाज़ार ज़र बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है, ख़ास तरीक़ाकार के तहत बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा लचकदारी होती है, यानी उसमें ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली की जा सकती है। लचकदारी का मतलब होता है तब्दीली। नेक्स्ट MCQs है। बाज़ार ज़र लेन देन करता है, कलील मुद्दत के कर्ज़ों के लेन देन का काम करता है। तो इसका मतलब है जितनी भी यहाँ पर हमारे पास दस्तावेज़ात लिखी हैं वो सारी कलील यानी कम अरसे से ताल्लुक़ रखती हैं। हुंडी, तहरीरी वादा और काबिल फ़रोख्त कफ़ालतें, तो इसका मतलब इसमें तमाम शामिल होंगी। नेक्स्ट है बाज़ार ज़र में लेन देन होता है हुंडी का। हुंडी का लेन देन इसलिए होता है क्योंकि ये कलील मुद्दत से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन हसीस और तमस्कात का लेन देन बाज़ार ज़र में नहीं बल्कि सरमावी बाज़ार में होता है, क्योंकि ये लंबे अरसे से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट MCQs है। बाज़ार ज़र में माली अदारों की तादाद होती है तो लामहदूद होती है, गैर महदूद होती है, यानी हम उसे गिन नहीं सकते। सपोज़ हम कहें कि पाकिस्तान में कितने अदारे हैं या कितने लोग हैं जो कलील मुद्दत के कर्ज़ों के लेन देन का काम करते हैं, तो हम उसे गिन नहीं सकते। नेक्स्ट MCQs है। सरमावी बाज़ार लेन देन नहीं करता, तो सरमावी बाज़ार यानी कैपिटल मार्केट जो है ऐसी मार्केट है जो कि तवील मुद्दत के कर्ज़ों का कारोबार करती है। इसका मतलब है सरमावी बाज़ार में ख़जाने की हुंडी शामिल नहीं होगी, क्योंकि ख़जाने की हुंडी ताल्लुक़ रखती है बाज़ार ज़र से, ना कि सरमावी बाज़ार से। नेक्स्ट MCQs है। कैपिटल मार्केट का सरबराह यानी सरमावी बाज़ार का जो सरबराह होता है वो कौन होता है? मरकज़ी बैंक होता है, जो कि कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है, यानी जहाँ पर तवील मुद्दत के कर्ज़े दिए और लिए जा रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जिसमें हसीस तमस्कात वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट MCQs है। किस दस्तावेज़ का स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन नहीं होता? तो स्टॉक एक्सचेंज वो बाज़ार होता है जहाँ पर हसीस और तमस्कात की खरीदो फरोख्त होती है। तो इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज में हसीस और तमस्कात की खरीदो फरोख्त होगी, लेकिन हुंडी की नहीं होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक तो बाज़ार ज़र से है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क़याम कब हुआ? 1948 में, जिसका इफ्तिताह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक कायम हुआ 1948 में से, वही बात है मरकज़ी बैंक पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट MCQ है। पाकिस्तान में नोट जारी करने की इजाज़तदारी किस बैंक को हासिल है? स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ में शामिल है नोट जारी करना यानी कागज़ी नोट इशू करना। नेक्स्ट MCQ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सरबराह होता है गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नुमाइंदगी करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। असल में पाकिस्तान का जो मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक का वो वजूद में आया था 1948 में, और 1949 में नेशनल बैंक वजूद में आ गया था जो नुमाइंदगी करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। यही चीज़ नीचे MCQs में हमारे पास लिखी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का क़याम किस ऑर्डिनेंस के तहत हुआ? यानी सॉरी MCQ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, किस साल वजूद में आया था? 1949 में। नेक्स्ट MCQs भी यही है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? एग्जैक्ट ये MCQs बनता है कि कब क़याम इसका हुआ था? 1949 में। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। सनती बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम हुआ
यानी हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कायम हुआ था 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट है ज़री तरक्याती बैंक का सदर दफ्तर है इस्लामाबाद में। ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड की मजलिस इंतज़ामिया के अरकान की तादाद है 12। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है ज़री तरक्याती बैंक का क़याम अमल में आया, यानी ZTBL ज़री तरक्याती बैंक जो है वो वजूद में आया था 1961 में। तो ज़री और सनती दोनों जो बैंक है एमसीक्यूज़ नंबर 20 और 24, तो इनकी सेम डेट है 1961 में ये वजूद में आए थे। और हमारे पास जो है NBP जो बैंक है यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो वजूद में आया था, मरकज़ी बैंक जिस साल वजूद में आया था उसके एक साल बाद, मतलब 1948 में मरकज़ी बैंक और 1949 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है पाकिस्तान में सनती कर्जा और सरमायाकार की कॉरपोरेशन का क़याम कब अमल में आया था 1957 में। असल में सनती जो कॉरपोरेशन थी जो वजूद में आई थी 1957 में, उसी को ही बाद में चेंज करके सनती तरक्याती बैंक में तब्दील कर दिया गया था, जिसे हम IDBP भी कहते हैं यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसी को 1961 में सनती बैंक में तब्दील कर दिया गया। पहले ये कॉरपोरेशन के नाम से वजूद में आया था 1957 में। नेक्स्ट है पाकिस्तान में तिजारती बैंकों को कौमी तहवील में लिया गया, यानी निजी मलकियत से हुकूमती तहवील में ले लिया गया था पाकिस्तान में तिजारती बैंकों को 1974 में। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है वो कौन सा बैंक है जिसका मकसद ज़री शोबे की तरक्की करना है, तो वो ज़री बैंक है ZTBL यानी ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर MCQs है पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम बैंकारी का आगाज़ हुआ था 1981 में, यानी सूद के बगैर निज़ाम बैंकारी का आगाज़ हुआ था 1981 में। पाकिस्तान में गैर सूदी बैंकारी का आगाज़ कब हुआ 1 जनवरी 1981, तो यहाँ पर मंथ को भी मद्देनज़र रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास MCQs है इस्लामी तरक्याती बैंक जिसको हम लोग कहते हैं IDB इस्लामी तरक्याती बैंक मालियात फराहम करता है यानी कर्ज फराहम करता है रुकन ममालिक को, यानी जो इस तंजीम के रुकन बने हुए हैं सिर्फ उनको कर्जे देता है जो इस्लामी बैंक है। IDB यानी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामी तरक्याती बैंक का सदर दफ्तर है जद्दा में। इस्लामी बैंक अपने खातों को अमानतों पर देता है, यानी जो इस्लामी बैंक में जिन्होंने खाते खुलवाए होते हैं उस पर बैंक उन्हें क्या देता है, तो वो मुनाफा देता है। असल में सूद को ख़त्म करने के लिए तो इस्लामी बैंकारी का आगाज़ किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है इस्लाम में कर्ज़ों पर वसूल करना मना है, तो इस्लाम में कर्ज़ों पर सूद वसूल करना मना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से कोई भी लाहौर बोर्ड में MCQs नहीं आया हुआ, तो यही है इस फुल बुक के MCQs।